नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप सबकी मेहनत देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है और आपकी मेहनत से मुझे भी ज़्यादा अच्छा करने की प्रेरणा मिल रही है। ये वीडियो सेल डिवीज़न के बारे में है, विशेष तौर पे माइटोटिक या माइटोसिस, जिसे कि हम समसूत्री विभाजन कहते हैं, उसके बारे में यह वीडियो है। हम उससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जबकि बाइनरी फिशन और मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन के बारे में अलग वीडियो में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं हम सेल डिवीज़न और माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन। अब हम सेल डिवीज़न की डिफिनीशन और उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में देखेंगे। सेल डिवीज़न इज द प्रोसेस बाय विच अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 और मोर डॉटर सेल, यानी पितृ कोशिकाएं 2 या 2 से अधिक संतति कोशिकाओं में विभाजित होती हैं, उसे हम सेल डिवीजन कहते हैं। ऑल सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी जो भी कोशिकाएं नई कोशिकाएं हैं वह पुरानी कोशिकाओं से ही विभाजित होकर के बनती हैं। ऐसा कुछ अपवाद भी है, जैसा कि ब्लड सेल आरबीसीज के बारे में, जो कि स्टेम सेल के द्वारा बनती हैं, न कि अपनी पुरानी प्री एग्जिस्टिंग कोशिकाओं से। इट इज नेसेसरी टू रिप्लेस वर्न आउट सेल्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, बहुकोशिकीय जीवों में यह आवश्यक है कि पुरानी कोशिकाओं को नई कोशिकाएं रिप्लेस करें। इट इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बहुकोशिकीय जीव हैं, उनमें ग्रोथ के लिए, लंबाई चौड़ाई और किसी भी प्रकार के विकास के लिए सेल डिवीजन आवश्यक है। इट इज नेसेसरी फॉर रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी नए जीव के निर्माण के लिए भी यह सेल डिवीजन आवश्यक है, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया में जो है बाइनरी फिशन के द्वारा, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी हम मनुष्यों और अन्य मैमल्स में यह मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। ओके, व्हाई डू सेल्स डिवाइड? फॉर ग्रोथ, सेकंड रिपेयर एंड रिप्लेस डेड सेल्स, एंड थर्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तीनों ही बातें माइटोसिस के संदर्भ में कही गई हैं। अगर हम सेल डिवीजन के टाइप्स के बारे में देखें तो 3 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन और सेल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट, अगर हम प्रोकैरियोट्स या बैक्टीरिया की बात करें तो वहाँ पे बाइनरी फिशन होता है, डिवाइड्स फॉर्मिंग 2 न्यू आइडेंटिकल सेल्स, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो वहाँ पर हमें 2 प्रकार के सेल डिवीजन दिखाई पड़ते हैं। फर्स्ट, सोमैटिक, यानी जो दैहिक कोशिकाएं हैं उनमें माइटोसिस होती है। सेल और ऑर्गेनिज्म ग्रोथ, रिप्लेसमेंट और रिपेयर ऑफ डैमेज सेल्स, ये इसका उद्देश्य होता है। जो कि सेकंड, मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन, फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल और गैमेट्स, जो कि मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम, ये मियोसिस के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। सेल डिवीजन को समझने के लिए सेल साइकिल को समझना बेहद आवश्यक है। यहाँ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जो सेल साइकिल यानी कोशिका का जो चक्र है वह सिर्फ माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन में दिखाई पड़ता है। अर्धसूत्री या बाइनरी फिशन में हमें सेल साइकिल या कोशिका का जो चक्र है वह दिखाई नहीं पड़ता है। सेल साइकिल से हम बेहद आसानी से समझ सकते हैं कि एक चक्रीय घटना है, एक के बाद एक लगातार होने वाली घटना है। नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं, फिर वही नई कोशिकाएं फिर नई कोशिकाओं में परिवर्तित होती हैं। यहाँ भीतर जो सबसे दिखाई पड़ रहा है वह इंटरफेस। आगे चल कर के यह 3 फेज में डिवाइड है, G1, S, G2, और अगर हम देखें यहाँ पे बीच में कलरफुल हमें दिखाई पड़ रहे हैं डिवीज़न, जो कि माइटोसिस, और उसमें अलग अलग फेजेस दिखाई पड़ रहे हैं। इसे अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेल साइकिल को डिस्कस करने से पहले आइए हम कुछ और बातें उसके बारे में जान लेते हैं।
द सेल साइकिल इज द सीक्वेंस ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ अ सेल. इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर फेजेस. यानी सेल साइकिल सीक्वेंस वाइज एक के बाद एक होने वाली चक्रीय घटना जिसके माध्यम से हमें ग्रोथ दिखाई पड़ता है, यानी कोई भी सेल ग्रोथ करती है और फर्दर वो डिवीजन करती है, डिवाइड होती है, नई संतति कोशिकाओं को जन्म देती है. यह जो चक्रीय घटना है सेल साइकिल की, वह 3 फेजेस में होती है. फर्स्ट इंटरफेज, सेकंड माइटोसिस जो कि बेसिकली डिवीजन का फेज है, एंड थर्ड साइटोकाइनेसिस जिसमें सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म का विभाजन देखा जाता है. सेल डिवीजन रिजल्ट्स इन 2 सेल्स दैट आर बोथ आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल. यानी जो सेल डिवीजन है वह जो रिजल्ट देता है वो 2 सेल्स का रिजल्ट देता है और दोनों आइडेंटिकल, एक दूसरे के सदृश ही दिखाई पड़ने वाली, जैसा कि हमें ट्विंस में दिखाई पड़ता है, उस जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, तो उस तरह की चीज़ें हैं. और दोनों जो संतति कोशिकाएं हैं वो पेरेंट सेल से मिलती हुई कोशिकाएं हैं. यह जो विशेष तौर पे बात हो रही है, यह अच्छे से समझ लीजिए, यह माइटोसिस सेल डिवीजन के बारे में बात हो रही है. और जो माइटोसिस सेल डिवीजन है वह सोमैटिक कोशिकाओं में, यानी हमारी जो दैहिक कोशिकाएं हैं, शरीर की अन्य कोशिकाएं, सेक्सुअल गैमेट्स को पैदा करने वाली कोशिकाओं से अलग जो कोशिकाएं हैं उसके बारे में बात हो रही है. अगर हम इंटरफेज के बारे में देखें जो कि सेल डिवीजन का सबसे फर्स्ट पार्ट है, तो बेसिकली यह ग्रोथ का पार्ट होता है जिसमें सेल ग्रोथ करती है, अपने जो डीएनए और बाकी जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनका सिंथेसिस और डुप्लीकेशन करती है. यह 90% ऑफ सेल साइकिल होता है, यानी सेल साइकिल का, सेल के पूरी जीवन चक्र का 90% भाग जो है वह इंटरफेज होता है. यह 3 फेज में फर्दर डिवाइडेड है. फर्स्ट G1 फेज जिसे हम ग्रोथ फर्स्ट फेज या गैप फर्स्ट फेज भी बोल सकते हैं. सेकंड S फेज यानी सिंथेसिक फेज जिसमें कि डीएनए का और जो क्रोमेटिक मटेरियल है उसका सिंथेसिस होती है, डुप्लीकेशन होता है. एंड सेकंड G2 फेज यानी ग्रोथ सेकंड का फेज जिसमें कि सेल का जो पार्ट है वह सेल डिवीजन के लिए तैयार होता है. अब इंटरफेज का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट फेज G1 फेज यानी ग्रोथ 1 का फेज, इसमें अगर हम देखें तो ग्रोथ ऑफ सेल्स होती है, डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, यानी जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी बॉडी, इन सब का डुप्लीकेशन होता है, इनकी सबकी संख्या बढ़ती है. एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स होता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस न्यूक्लियस से लेकर के गोल्गी बॉडी और अपने माइटोकॉन्ड्रिया, ER, ये सारे उसमें इंक्लूड होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के काम में. इंटरफेज का जो सेकंड पार्ट है S फेज जिसे हम सिंथेसिस फेज भी कह सकते हैं, इसमें बेसिकली डीएनए की सिंथेसिस होती है, डीएनए का रिप्लिकेशन होता है. यानी रिप्लिकेशन से मतलब यह है कि डीएनए डबल बन के रिप्लिकेट होते हैं और क्रोमोजोम का डुप्लीकेशन होता है. इसे हम सेंट्रोसोम साइकिल भी बोलते हैं क्योंकि इसका जो कंट्रोल है वो सेंट्रोसोम करता है. ओके. इंटरफेज का जो थर्ड पार्ट है वह है G2 फेज यानी ग्रोथ 2 फेज. अगर इसमें हम देखें तो सेल कंटिन्यूज टू ग्रो यानी सेल लगातार बढ़ती है, विकसित होती है. एंड इफ अ प्रॉब्लम अकर्स इन डीएनए रिप्लिकेशन यानी जो S फेज में सिंथेसिस हो रही थी डीएनए में, उसमें अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो इट विल बी रिपेयर्ड, उसे रिपेयर किया जाता है G2 फेज में. सेल विल प्रिपेयर फॉर माइटोसिस, माइटोसिस सेल डिवीजन के लिए सेल G2 फेज में अपने आप को प्रिपेयर करती है. सेल सिंथेसाइज प्रोटीन्स नीडेड फॉर सेल डिवीजन यानी जो आगे सेल डिवीजन होने वाला है, माइटोसिस जो फेज शुरू होने वाली है, उसके लिए जो प्रोटीन चाहिए वो प्रोटीन सिंथेसिस G2 फेज में कंप्लीट हो जाती है. ये एक अच्छी स्लाइड है, देख सकते हैं आप इसको. इसमें G1, S, G2 और M ऐसा करके लिखा हुआ है और उसकी जो डिटेल मीनिंग है वो भी लिखी हुई है. G1 मीन्स ग्रोथ 1 फेज, S यानी सिंथेसिस ऑफ डीएनए फेज, G2 यानी ग्रोथ 2 फेज जो कि प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस होता है, एंड M फॉर माइटोसिस सेल डिवीजन का फेज.
यह चक्रीय फेज है, जैसे कि देखें G1 से शुरू होकर के और M पे ये समाप्त हो रही है, लेकिन ये समाप्त नहीं होती है। अगली जो संतति कोशिकाएं हैं वो फिर से इसमें इसी चक्र में घूमती रहती हैं। ये स्लाइड पिछली स्लाइड से थोड़ा और ज़्यादा एडवांस है, आगे एडवांस स्टेजेस दिखा रही है। इसमें G1, S, G2 जो कि इंटरफेज का पार्ट है वो दिख रहा है, और इसमें देखें तो जो M फेज है यानी माइटोसिस की जो फेज है उसको सेल डिवीज़न वहाँ पे लिखा हुआ है, और उसको प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस, यह जो माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस की जो पार्ट हैं उसको इस स्लाइड में फर्दर दिखाया गया है। इसको हम आगे मैं बोर्ड में बना करके आपसे डिस्कस करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं वहाँ पर आपको और बेहतर ढंग से समझा सकता हूँ। इस बोर्ड में बने इस डायग्राम के माध्यम से मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे ढंग से मैं समझा सकूँ सेल साइकिल को। जो भी नई कोशिका बनती है, सपोज करें कि एक नई कोशिका बन चुकी है, उसकी जो जीवन की शुरुआत है वह जीवन फेज से होती है। यानी नई कोशिका बनने के बाद अब वह क्या करती है, जीवन फेज में जाती है, ग्रोथ करती है, अपने सेल ऑर्गेनल्स की ग्रोथ करती है, सेल ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन करती है, नए सेल ऑर्गेनल्स बनाती है, सेल ऑर्गेनल्स की संख्या बढ़ती है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ER, इनकी सबकी संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ती है। ठीक है, अपनी साइज और जो भी उसकी प्रोटीन सिंथेसिस, ये सब सारी प्रक्रियाएं हैं वह यहाँ से शुरू होती है। यह इंटरफेज का पहला पार्ट है। इंटरफेज यानी सेल डिवीजन से पहले का जो बीच का पार्ट है उसे हम इंटरफेज बोलते हैं। तो इंटरफेज का सबसे फर्स्ट पार्ट G1, ये नई कोशिका का ग्रोथ फेज, जो यहाँ से सेल साइकिल की जहाँ से शुरुआत हो रही है। अब हम देखें तो G1 के बाद जो सेकंड पार्ट आ रहा है वो कौन सा है, S, यानी सिंथेसिस का पार्ट। ठीक है, यह जो सिंथेसिस है, यह सिंथेसिस किसको प्रदर्शित कर रहा है, DNA की सिंथेसिस। ठीक ना, यहाँ DNA की सिंथेसिस हो रही है। चूंकि सेल को क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक ना, ग्रोथ वह अपनी कर चुकी है, अपने सेल ऑर्गेनल्स की संख्या बढ़ा चुकी है, अब नई कोशिकाएं बननी हैं। यह कोशिका विभाजित होकर के दो कोशिकाओं में विभाजित होगी। दोनों कोशिकाओं में क्रोमोजोम की संख्या समान रहनी है, यानी 46 क्रोमोजोम एक कोशिका में, 46 क्रोमोजोम दोनों कोशिका में। ठीक है, तो अभी G1 फेज में क्या है, अभी यहाँ पर सिर्फ 46 क्रोमोजोम है। अब यहाँ से जब वह सिंथेसिस फेज में जाती है, S फेज में, तो S फेज में अब यहाँ पर 46 क्रोमोजोम क्या हो चुके हैं, डुप्लीकेट हो चुके हैं, यानी उनकी संख्या बढ़ करके जस्ट डबल हो चुकी है। ठीक, यानी यहाँ पर DNA का सिंथेसिस हो रहा है, जिससे कि दोनों जो संतति कोशिकाएं बने उन दोनों को 46 क्रोमोजोम मिल सकें। अब हम देखते हैं तो इस S फेज के बाद G2 का फेज आता है, ग्रोथ 2 का फेज। यह ग्रोथ 2 का जो फेज है, यह बेसिकली माइटोसिस से पहले जो सेल है वह डिवीजन के लिए अपने आप को तैयार करती है। यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है, जो प्रोटीन सिंथेसिस यानी जो प्रोटीन यानी ऊर्जा है वह सेल डिवीजन में यानी M फेज में यूज हो सके। ठीक है, तो यहाँ से शुरू होकर के G1 से शुरू होकर के G1, S और G2 यहाँ तक का जो पूरा फेज है यह क्या कहलाता है, इंटरफेज कहलाता है। G1 में सेल ग्रोथ करती है, यानी जो भी कोशिका है जहाँ की भी है वो अपना काम पूरा करेगी, अपनी लाइफ स्पॉन का पहला जो सबसे बड़ा पार्ट है वह कवर करेगी। अब जब उसे डिवाइड होना है, डिवाइड होने के पहले वह सिंथेसिस फेज में जाएगी और DNA और क्रोमोजोम की सिंथेसिस होगी, उसकी संख्या जस्ट डबल हो जाएगी। अब 46 क्रोमोजोम से डबल क्रोमोजोम, ठीक है, यहाँ पे बन चुके हैं, यानी 92 क्रोमोजोम। ठीक है, और G2 फेज में जाने के बाद, G2 फेज में जाने के बाद वह प्रोटीन सिंथेसिस करके अब माइटोसिस के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब हम देखें तो जो M फेज है माइटोसिस का, तो माइटोसिस का जो पहला फेज है वह प्रोफेज यानी प्रावस्था जिसे हम कहते हैं, हिंदी में कह सकते हैं। सेकंड जो है वह प्रोमेटाफेज यानी प्रामध्यावस्था, थर्ड मेटाफेज यानी मध्यावस्था, एनाफेज
और टेलोफेज यानी अंत्यावस्था। ये इस तरीके से 5 अवस्थाएं किसकी हैं? माइटोसिस सेल डिवीजन की हैं। यहाँ पर सेल अब कहाँ जा चुकी है? अभी यहाँ पर सिर्फ वह अपनी बाकी जो चक्र है वह पूरा कर रही थी, ग्रोथ कर रही थी, सिंथेसिस कर रही थी, यानी अपने आप को सेल डिवीजन के लिए तैयार कर रही थी। अब यहाँ पर सेल डिवीजन शुरू हुआ है, वास्तविक जो कोशिका का विभाजन है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। तो जो सबसे पहला फेज है वो कौन सा है? प्रोफेज का। इस प्रोफेज में अगर हम देखें इसको खास तौर पे, तो जो प्रोफेज है उस प्रोफेज में देखें तो ये जो दो हमें पोल दिखाई पड़ रहे हैं, पोलों में दिखाई पड़ रहे हैं, ये बेसिकली क्या है? अपने सेंट्रोमियर है। ठीक है, इसी सेंट्रोसोम है। ठीक है, इसी सेंट्रोसोम के थ्रू ही सेल का जो विभाजन है वह शुरू होता है, सेंट्रोसोम के थ्रू। और ये जो सेंट्रोसोम है, इन सेंट्रोसोम के थ्रू यहाँ पर हम देखें तो यह हमें कुछ डॉट डॉट जो संरचना दिखाई पड़ रही, इसे हम स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। स्पिंडल यानी गिल्ली नुमा संरचना, जिस तरीके से गिल्ली होती है उस तरीके से ये गिल्ली नुमा बीच में उठी हुई और किनारों में दबी हुई इस तरीके से संरचना दिखाई पड़ रही, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? स्पिंडल फाइबर। फाइबर यानी धागे नुमा संरचना। यह दोनों जो सेंट्रोसोम है उनके सेंट्रोसोम सबसे पहले डिवाइड होता है, जहां से कोशिका विभाजन शुरू होती है, और यह सेंट्रोसोम को बांधना शुरू करती है और यहां पर स्पिंडल फाइबर बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सब अभी बने नहीं है पूरी तरीके से, यहां पर बिगनिंग उसकी हो चुकी है। यहां पर देखें तो हम जो अभी न्यूक्लियस का जो पार्ट है, उस न्यूक्लियस पार्ट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से बनी हुई है। जो क्रोमोजोम है वो यहां पर क्या हो जाते हैं? पहले की अपेक्षा ठीक हो जाते हैं, कंडेंस्ड फॉर्म में चले जाते हैं, कंडेंसेशन उसका होता है, और कॉइल्ड हो जाते हैं। ठीक, सेकंड अवस्था में यानी प्रो मेटाफेज में अगर हम देखें तो यह जो स्पिंडल फाइबर है यह पूरी तरीके से बन चुके हैं, जो कि अभी बनने यहाँ शुरू हुए थे पूर्वावस्था में, अब यहाँ पर क्या हुए हैं? पूरी तरीके से बन चुके हैं। और यह स्पिंडल फाइबर जो क्रोमोजोम है, तो क्रोमोजोम का वह भाग जहां पर दोनों जो सिस्टर क्रोमेटिड हैं, यानी क्रोमोजोम में 2 स्तंभ होते हैं, हम देखते हैं तो 2 हमको पोल दिखाई पड़ते हैं। ये दोनों जो क्रोमोजोम के दोनों पोल हैं ये क्रोमेटिड कहलाते हैं। ठीक है, तो जो ये दोनों क्रोमेटिड हैं, तो यह क्रोमेटिड जहां पर दोनों मिलते हैं, ठीक है, जहां पर बंधे हुए होते हैं इस तरीके से, यह सेंट्रोमियर कहलाता है, जहां पर दोनों क्रोमेटिड बंधे हुए होते हैं। और इस स्थान को काइनेटोकोर भी कहते हैं, काइनेटिक कोर के थ्रू इस तरीके से यहां पे बंधा हुआ होता है। ठीक है, तो इस स्थान पे यह जो स्पिंडल फाइबर है, अब यह स्पिंडल फाइबर इस तरीके से यहां पे बंधना शुरू होगा, क्योंकि इस स्पिंडल फाइबर को खींच करके एक क्रोमोजोम को कहां ले जाना है? एक सिरे पे ले जाना है, एक क्रोमोजोम को दूसरे सिरे पे ले जाना है। तो यहां पर स्पिंडल फाइबर इस क्रोमेटिड के सहारे, एक क्रोमेटिड के सहारे यहां पे बंधना शुरू हो जाता है सेकंड अवस्था में। यानी पहले पूरी तरीके से स्पिंडल फाइबर बन गए, और बनने के बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है यहां पर अब धीरे धीरे डिसअपियर हो रही है, और यह जो स्पिंडल फाइबर है यह क्रोमेटिड के सहारे, एक क्रोमेटिड के सहारे यहां पर बंध रहे हैं। उस स्थान को, जिस स्थान में बंध जाते हैं ये स्पिंडल फाइबर जहां पे बंध रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर बोलते हैं उस स्थान को। वह लगभग जो अपना क्रोमोजोम होता है, क्रोमोजोम का बीच का स्थान होता है। ठीक, अब हम आज देखते हैं मेटाफेज में। तो मेटाफेज में देखें तो हम ये देखते हैं कि ये जो लाइनिंग, एक लाइन में एक बीचों बीच हमें क्या है? ये दिखाई पड़ रहे हैं क्रोमोजोम। ठीक ना, तो क्रोमोजोम पूरी तरीके से अरेंज हो जाते हैं मिडिल में जाके अरेंज हो जाते हैं, और स्पिंडल फाइबर के सहारे ये पूरी तरीके से बंध चुके हैं। एक जो क्या कहते हैं क्रोमेटिड है वो ऊपर वाली से बन चुका है, दूसरा क्रोमेटिड जो है वो नीचे वाली से बन चुका है। ठीक, देन हम देखते हैं एनाफेज में। एनाफेज में देखें हम तो जो सिस्टर क्रोमेटिड है, यानी जैसे पहले देखिए कि एक हमें ब्लू कलर का दिखाई पड़ रहा है और एक हमें रेड कलर का क्रोमेटिड दिखाई पड़ रहा है। यह दोनों जो क्रोमेटिड हैं ये अलग अलग हैं, लेकिन यह जो कि डुप्लीकेट हुए थे, डुप्लीकेट होने के बाद अब इनकी संख्या बढ़ चुकी है। तो डुप्लीकेशन के बाद ये हम देखते हैं कि जो ये हैं ये सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। तो एक सिस्टर क्रोमेटिड एक तरफ जा रही है, एक सिस्टर क्रोमेटिड दूसरी तरफ जा रही है। तो स्पिंडल फाइबर जो यहाँ पर अभी तक जुड़े हुए थे, अब वो स्पिंडल फाइबर अलग हो रहे हैं, और सेंट्रोमियर जो हमें 2 सेंट्रोमियर जो पहली अवस्था में जो विभाजित हुए थे, तो वो सेंट्रोमियर अब इस स्पिंडल फाइबर को अपनी तरफ खींच रहे हैं, और इस स्पिंडल फाइबर के सहारे अब यह जो क्रोमेटिड हैं ये
अब पोल की तरफ, यानी एक पोल की तरफ ये जा रहा है और एक पोल की तरफ ये दूसरा जा रहा है, पोल की ओर चलना प्रारंभ कर देते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? एनाफेज बोलते हैं। देन हम टीलोफेज में देखें, यानी अंत्यावस्था में देखें, तो अब यह जो सिस्टर क्रोमैटिड थी, यह पूरी तरीके से ये अपने पाले में जा चुके हैं, अपने पोल की तरफ जा चुके हैं, और ये अपने पोल की तरफ जा चुके हैं। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो यहां पर अभी तक पूरी तरीके से डिसअपियर हो गई थी, अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमें फिर से बनना शुरू हो रही है। ठीक है। देन अगर हम देखें तो जो साइटोकाइनेसिस की जो फेज है, तो साइटोकाइनेसिस की फेज में अब हम देखते हैं 2 डॉटर सेल हमें बन के कंप्लीट हो चुकी हैं। दोनों डॉटर सेल के पास 46 क्रोमोजोम होंगे, यानी 46 क्रोमोजोम इसके पास होंगे और 46 क्रोमोजोम इसके पास होंगे। यह 46 क्रोमोजोम कहां से आए? यहां पर 46 क्रोमोजोम नहीं थे। जीवन फेज में सिर्फ एक के पास ही 46 क्रोमोजोम था, और जब यह जीवन से एस फेज में जाता है, तब यह 46 क्रोमोजोम अब क्या हो चुके हैं? डुप्लीकेट हो चुके हैं, उनकी सिंथेसिस हो चुकी है। इसलिए अब हम देखते हैं कि जब 2 कोशिकाएं डिवाइड होती हैं तो प्रत्येक के पास 46 क्रोमोजोम जाता है। ठीक। अब यहां पर हम देखें तो यहां पर जो एक और चीज दिखाई पड़ रही है, वह है G0 की फेज। यह G0 फेज क्या दिखाता है? अगर कोई कोशिका अब यहां पर तो बन चुकी है, यानी अब ये दोनों कोशिकाएं फिर से कहां जाएंगी? ये एक की जीवन शुरू हो जाएगी और यहां पर दूसरे का जीवन फेज फिर से शुरू हो जाएगा, यानी दोनों जीवन फेज में जाने वाली हैं। लेकिन बाय द वे, अगर कोई कोशिका किसी कारण से उसकी एनर्जी समाप्त हो चुकी है, वह क्षतिग्रस्त हो चुकी है, इंजर्ड हो चुकी है, या किसी प्रोग्राम सेल डेथ के कारण, जैसे कि अपनी आरबीसी या अन्य कोशिकाओं में होता है, तो अब वह फर्दर डिवीजन में, यानी फर्दर सेल साइकिल में नहीं जा रही है, तो वह किस में चली जाएगी? G0 की फेज में चली जाएगी। और एपोप्टोसिस के थ्रू, यानी जो प्रोग्राम सेल डेथ है, उसके थ्रू वो सेल क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ठीक है। तो अगर कोई कोशिका इस सेल साइकिल में भाग नहीं लेती है तो वह G0 की फेज में जा सकती है और आगे चल करके वह समाप्त हो जाएगी। ठीक है। लेकिन जब दो संतति कोशिकाएं फिर से बन चुकी हैं, तो आगे फिर से यह प्रक्रिया शुरू होने वाली है। फिर से G1 शुरू होगा, S शुरू होगा और G2 शुरू होगा, फिर से यह डिवाइड होता रहेगा। यानी किसी भी कोशिका का जो जीवन काल है वह इसी तरीके से घूमता रहता है। यह सिर्फ हमें किस में दिखाई पड़ता है? माइटोसिस में दिखाई पड़ता है। मियोसिस में क्या होता है कि मियोसिस में G1 S ये दोनों फेज होगा, G2 फेज वहां पे नहीं होता है, यानी G1 और S फेज तो होगा, लेकिन जो G2 फेज है वो नहीं होने वाला है। और बनने के बाद, स्पर्म बनने के बाद अगर वो फर्दर जाइगोट बनते हैं तो ठीक, और नहीं तो क्या होगा? वो नष्ट हो जाएंगे। यानी फिर से पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाएं, जो मियोसिस है उस प्रक्रिया के थ्रू नहीं बनता है। पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाएं बनने की प्रक्रिया जो है वह सिर्फ माइटोसिस से होती है। ठीक है, समसूत्री विभाजन के थ्रू। मैं सोचता हूं कि आपको मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। इसके थ्रू आपको अच्छा ढंग से यह जो सेल साइकिल है, सेल साइकिल की प्रक्रिया पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। यह एक बार फिर से देख लीजिए। इंटरफेज यानी बीच का पार्ट जो है, जो सेल डिवीजन के पहले की जो अवस्था है, वह G1, S और G2 इन 3 फेज में डिवाइड होता है। और जो सेल डिवीजन का पार्ट है वह माइटोसिस यानी एम फेज कहलाता है। एम फेज में प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ये 5 चीजें होती हैं। और यहाँ पर देखें तो हमने रेड से अलग कर रखा है, यानी साइटोकाइनेसिस जो है वह माइटोसिस का ही पार्ट है, लेकिन ये जो 5 अवस्थाएं इससे अलग है। अब यहाँ पर क्या होगी? साइटोकाइनेसिस होगी, यानी साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन का विभाजन हो जाएगा और 2 संतति कोशिकाएं मिल जाएंगी। और अगर कोई कोशिका विभाजित नहीं होती है, आगे सेल साइकिल में नहीं जाना चाहती है, तो वह कहाँ चली जाएगी? G0 की फेज में चली जाएगी और एक समय के बाद समाप्त हो जाएगी। ओके, धन्यवाद। यहाँ फिर से सेल साइकिल के बाद हम देखें तो ये एम फेज के बारे में ये स्लाइड बता रही है। एम फेज यानी माइटोसिस फेज, जो कि एस्टिमेटेड जो पूरी साइकिल है, सेल साइकिल, उसका 10% होता है, जबकि इंटरफेज जो है वह पूरी सेल साइकिल का 90% टाइम कवर करता है। जो माइटोसिस फेज है वो फर्दर 2 में डिवाइडेड है, माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस के 5 पार्ट हैं, प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। जबकि
जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन है वह साइटोकाइनेसिस कहलाता है। इसे हम पीमैट के फार्मूले से याद कर सकते हैं, प्रीटी, मेन, आर, टफ। माइटोसिस जो भी हमने डिस्कस किया जिसकी फेजेस के बारे में, इज द प्रोसेस इन विच अ यूकैरियोटिक सेल सेपरेट्स द क्रोमोसोम इन इट्स सेल न्यूक्लियस इनटू टू आइडेंटिकल सेट्स इन टू डॉटर सेल्स। ठीक, यह स्लाइड जो माइटोसिस डिवीजन है उसकी जो फर्दर फेजेज है उसको कवर करता है, जो हम देख सकते हैं प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड लास्ट साइटोकाइनेसिस के बारे में इसमें डिस्कस किया हुआ है। इसकी डिफरेंट फेज में क्या क्या चीज़ें घटित होती हैं वो इस स्लाइड में हम देख सकते हैं। अभी जो माइटोटिक डिवीजन है उसके हम डिफरेंट फेजेस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ये आप देख सकते हैं प्रोफेज का लगभग ये 15 मिनट टाइम टोटल कवर करता है। क्रोमोसोम कंडेंस हो जाते हैं, थिकर एंड क्वाइल्ड हो जाते हैं। टू सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो ईच क्रोमोसोम से वो अटैच हो जाती हैं, जिसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं जिस पॉइंट पे, और स्पिंडल फाइबर जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं। प्रोमेटाफेज ये भी 15 मिनट का होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वह डिसअपियर हो चुका है। काइनेटोकोर्स जहाँ पे सेंट्रोमियर से अटैच होता है तो उस जगह पे वह बन चुका है। एंड द स्पिंडल फाइबर बिकम अटैच टू काइनेटोकोर। काइनेटोकोर में स्पिंडल फाइबर इसमें हम देख सकते हैं कि अटैच हो रहे हैं, और अब ये स्पिंडल फाइबर सिस्टर क्रोमेटिड को अलग अलग दिशाओं में खींचने का काम करेंगे। मेटाफेज ये लगभग 20 मिनट की प्रोसेस होती है। क्रोमोजोम्स रीच देयर मोस्ट हाईली कंडेंस स्टेट। यस, अब क्रोमोजोम हाईली कंडेंस स्टेट में पहुंच चुके हैं। द स्पिंडल फाइबर बिगिंस टू कॉन्ट्रैक्ट टू द सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोजोम विच आर नाउ अरेंज्ड अलॉन्ग द मिडिल ऑफ स्पिंडल। और हम इस डायग्राम में देखें तो जो क्रोमोजोम है वह सेंट्रोमियर के सहारे अब बिल्कुल बीच में जाके अरेंज हो चुके हैं स्पिंडल फाइबर के थ्रू। एनाफेज ये लगभग 3 मिनट की प्रोसेस होती है। द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोजोम, यानी जो बीच का पार्ट जो स्पिंडल फाइबर से लगा हुआ जिससे लटकती हुई ये क्रोमेटिड दिखाई पड़ रही हैं, ऑफ ईच क्रोमोजोम स्प्लिट्स अलॉन्ग द सिस्टर क्रोमेटिड टू सेपरेट। सिस्टर क्रोमेटिड यानी दोनों हम रेड जो क्रोमेटिड देख रहे हैं वो अलग हो चुके हैं। इसी तरीके से बीच में ब्लू क्रोमेटिड भी अलग हो रहे हैं। द क्रोमेटिड्स आर देन पुल्ड बाई द स्पिंडल फाइबर, यानी एक दूसरी दिशा में खींचे जा रहे हैं। द टू सेट्स ऑफ क्रोमोजोम आर आइडेंटिकल। क्लीवेज फॉर स्टार्ट। क्लीवेज जो कि स्टार्ट हो चुका था वह टीलोफेज में, जो कि 10 मिनट की प्रोसेस है, उसमें हम देखते हैं तो ये क्लीवेज यानी बीच का जो धंसा हुआ भाग है उसे हम क्लीवेज बोलते हैं, तो वह बन चुका है। न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर फॉर्म बन चुके हैं, और दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी दोनों जो ये पार्ट दिखाई पड़ रहे हैं सेल के, इन दोनों में 46 क्रोमोजोम है जो कि सिंथेसिस वाली एस फेज से हमें मिले हैं। द स्पिंडल फाइबर डिसअपियर, इन स्पिंडल फाइबर जो दिखाई पड़ रहे थे वो डिसअपियर हो चुके हैं। क्रोमोजोम बिकर थिनर, जो कि थिक हुए थे प्रोफेज में, अब वो थिनर हो चुके हैं। साइटोप्लाज्म स्टार्ट डिवाइडिंग बाई कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, और साइटोप्लाज्म आगे अब डिवाइड होगा। ठीक ना, अब आगे देखते हैं हम, तो साइटोकाइनेसिस यहाँ पे चल रही है, और इस साइटोकाइनेसिस से जो साइटोकाइनेसिस प्रोसीजर है इसमें साइटोप्लाज्म और जो सेल ऑर्गेनल्स ऑलरेडी जा चुके हैं डिफरेंट सेल के पास। अब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है और अलग अलग सेल मेम्ब्रेन अब बनेंगी, और एनाफेज के समाप्त होते ही साइटोप्लाज्म जो है डिवाइड होना शुरू हो जाता है, और लास्ट में ये टीलोफेज के साथ में ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाती है। तो हम देखते हैं कि लगभग ये एनाफेज और टीलोफेज के प्रोसेस के साथ साथ साइटोकाइनेसिस भी स्टार्ट हो चुकी होती है, और लास्ट में हम देखते हैं कि हमें ये 2 आइडेंटिकल सेल यानी जो दो डॉटर सेल हैं वह प्राप्त हो चुकी हैं। दोनों के पास 46 क्रोमोजोम है। यह जो विभाजन था यही माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन कहलाता है। थैंक यू।